Our next section is section D. Now our next section is section D. और सेक्शन डी का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 32. दैट इज क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन इज अ मोटर बोट हु स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर. तो आपको बेसिकली बोट की स्पीड की बना है. स्पीड ऑफ बोट कितनी है? स्पीड ऑफ बोट. और ये जो स्पीड ऑफ बोट होती है स्टिल वाटर में होती है. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर. इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. फिर कहा जा रहा है टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट. डिस्टेंस कितना है? 24 किलोमीटर. तो एक काम करते हैं, जो आपसे पूछा गया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो उसको क्या ले लेते हैं? लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो अगर मैं अब आपसे ये पूछूं नाउ टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर डाउनस्ट्रीम, सिंपल सी बात है, फिजिक्स आ जाएगी यहाँ पर. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है? 24. और डाउनस्ट्रीम स्पीड में क्या होता है? जो बोट की स्पीड होती है उसमें स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाती है. ये हो गया, इतना आ रहा है आपका. कहानी क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. उसके बाद आता है फिर आपका टाइम टेकन टू कवर अपस्ट्रीम. टाइम टेकन टू कवर अपस्ट्रीम. अगेन डिस्टेंस कितना है? 24. बोट की स्ट्रीम से बोट की स्पीड पहले रखनी है, ये ध्यान रखना, उसी में ऐड होगा डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या बताया था? पानी के भाव के साथ बोट जा रही है तो उसकी स्पीड जुड़ जाएगी. अपस्ट्रीम का मतलब पानी अगर ऐसे जा रहा है, बोट ऐसे आ रही है तो उसके अपोजिट आ रही है, तो स्पीड कम हो जाएगी कि पानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में है स्ट्रीम. तो 18 - 6 आवर. ठीक है. अब इसको मैं T1 ले लेता हूँ, इसको T2 ले लेता हूँ. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है? 1 आवर. अब जो हर बार की तरह क्वेश्चन होता है ऐसे क्वेश्चन में T1 - T2 1 होगा या T2 - T1? T2 - T1, क्योंकि ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा क्योंकि इसमें स्पीड क्या है? कम हो रही है आपकी. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T2 - T1 इज इक्वल टू 1. तो ये हो गया 24/18 - x माइनस 24/18 प्लस x इक्वल टू क्या? 1. कॉमन क्या आ जाएगा? 24 विद इन ब्रैकेट 1/18 माइनस x 1/18 प्लस x इक्वल टू 1. इसमें कोई डाउट है तो बताओ. यहाँ तक कहानी क्लियर है? ठीक है. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 24, इसको मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? 18 माइनस x 18 प्लस x. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. ये यहाँ जाएगा तो क्या होगा? 18 प्लस x माइनस 18 माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. 18 से 18 कैंसिल हो गया. 18 से 18 क्या हो गया? कैंसिल हो गया. x प्लस x कितना हो गया जी? 2x. 18 स्क्वायर कितना होता है? 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/24. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 324 माइनस एक्स स्क्वायर 1 से करोगे तो यही आएगा इक्वल टू 48x. 48x. तो ये माइनस को उधर ले जाओ. जैसे माइनस को आप वहाँ शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0. बताओ जी क्या फैक्टर बनेंगे? 6 और 54. यानी कि इसको कैसे लिखोगे आप? एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0. ये कहानी क्लियर है? ठीक है. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा जी? x कॉमन, x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन, x प्लस 54 इक्वल टू 0. यहाँ तक कोई कहानी? यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. नाउ x प्लस 54 कॉमन और x माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. तो x की वैल्यू माइनस 54, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पीड कांट बी नेगेटिव. तो x की वैल्यू क्या होगी? 6. इसका मतलब क्या? आप क्या कहोगे? देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम
is equal to 6 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 32 का ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 32। पहले देखो उसको डायग्रामेटिकली समझो आप। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक। तो मान लेते हैं ये क्या है, ये टैंक है, इसमें 2 तरह के वाटर टैप है। एक टैप आपका ये है, से टैप ए, इसका डायमीटर कम है। एक टैप जो है आपका जिसका डायमीटर क्या है, बड़ा है, ये आपका हो गया टैप बी। ठीक है, तो उसको मैं ले लेता हूँ टैप ए, ये हो गया आपका टैप बी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर आप दोनों टैप को अगर आप एक साथ चलाते हो, दोनों टैप को अगर आप एक साथ चलाते हो तो ये जो टैंक है आपका वो कितने टाइम में फिल हो जाता है, 9/3/8 आवर्स में फिल हो जाता है। 9/3/8 आवर्स में फिल हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। फिर ये भी कहा जा रहा है आपको कि टैप पे जितना टाइम इस टैंक को भरने में लेता है, मान लेते हैं x आवर लेता है, कि वो इस टैंक को कितना इंडिविजुअली ये जितना टाइम लेगा, जाहिर सी बात है कम टाइम लेगा। अब कितना कम लेगा ये भी बताया गया है कि ये जो है उस टैंक को भरने में इससे 10 आवर कम टाइम लेता है, तो x - 10 आवर इंडिविजुअली। अगर सिर्फ इसी को चलाओगे तो हमने मान लिया कि ये इस टैंक को x आवर में भरेगा, तो जितने आवर में ये फिल करेगा ये उसे 10 घंटे पहले भर देगा, तो x - 10 आवर हो गया। ठीक है, तो इसके बाद आपको फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो पहले बताओ ये डायग्राम समझ में आ गया आपको? अगर डायग्राम क्लियर है फिर तो क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, जिसको हमने फिगर में क्या नाम दिया है, टैप ए, फिल द टैंक इन x आवर। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय टैप ए इन 1 आवर, कोई बताएगा कितना होगा वो? पूरा टैंक अगर वो x आवर में फिल करता है तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा, 1/x। समझ में आया? जैसे पूरा टैंक आप ये टैप मान लो 3 घंटे में फिल करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/3। फिर अगले घंटे में 1/3, फिर अगले घंटे में 1/3, 3/3 हो गया 1 का मतलब हो गया पूरा टैंक। समझ में आ गया? तो जितने आवर में फिल करेगा 1 घंटे में 1/that। अच्छा, आप यही लॉजिक पर आप मुझे ये बताओ, इसी लॉजिक में बताओ, अगर ये x आवर में फिल कर रहा है तो टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जिसका नाम क्या है, टैप बी, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, फिल द टैंक, तो क्वेश्चन के हिसाब से वो इसको कितने आवर में फिल कर देगा, इन x - 10 आवर्स। इसमें कोई डाउट? x - 10 आवर, देयरफॉर पोर्शन which implies portion of tank filled by tap B in 1 hour। अब बताओ जी कितना होगा, 1/x - 10। इतना पोर्शन वो फिल कर देगा उसका। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो जी, अगर वो 1 आवर में इतना फिल कर रहा है तो 9/3/8 यानी कि 75/8, तो 75/8 आवर में कितना फील करेगा, 75/8 इंटू 1/x, इतना ही फील करेगा ना। प्लस ये अगर 1 आवर में इतना फील कर रहा है तो 75/8 आवर में फील करेगा इंटू 1/x - 10। दोनों मिलके इतने टाइम पर एक टैंक को भर देते हैं। एक टैंक का मतलब 1, तो इक्वल टू में क्या होना चाहिए, 1। इसमें कोई डाउट है तो बताओ? ये कहानी क्लियर है? ठीक है, तो अगर ये क्लियर है आपको,
यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ? 75/8 मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा जी? 1/x, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 1। इसको उधर ले जाओ, विच इम्प्लाइज 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 8/75। इसमें कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम में क्या आ जाएगा? x इंटू x माइनस 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 प्लस x इक्वल टू 8/75। ये कितना हो जाएगा जी? 2x माइनस 10। ठीक है जी, और मैं इसको यहाँ ले जा रहा हूँ तो इंटू 75 कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको वहाँ ले जाते हैं, 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब क्या बनेगा? ये हो गया आपका 150x माइनस 750 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। ये क्लियर हो गया? अब क्या होगा जी? 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका? 8x स्क्वायर, और ये कितना हो गया? माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। सबको 4 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 115x, और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और कितना रह गया जी? 35। क्या कह रहे हो? सर नीचे 750 इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, वहाँ पे 1 नहीं आना चाहिए? क्यों 1 क्यों आएगा? सारी वैल्यू जब एक तरफ आ गई तो इक्वल टू 0 तो आएगा भाई। किससे डिवाइड कर देते हैं? 4 से ना। 4 1 जा 4, 5 6 7, 4 8 जा 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, 2 से करना पड़ेगा भाई, 4 से नहीं होगा। किस पर होगा? 2 से। इसको 2 से डिवाइड करो, क्या होगा? और देखो 4 से डिवाइड कब होता है? जब लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल हो। अगर लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल हो तो पूरी डिजिट आपकी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, 2 से तो हो जाएगा, लास्ट में 0 है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 1 5, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 375 इंटू 4 1500। चेक कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 30, 1500 के ऐसे फैक्टर की 115 आ जाए। 4x स्क्वायर माइनस 115, 15x माइनस 100x प्लस 375 इक्वल, देख लो इसको मल्टीप्लाई करके 1500 ही आएगा, और माइनस 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 115। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा आपका? इसके साथ तो आप इसको ले लो, 4x स्क्वायर माइनस 100x 15x 375 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या? 4x, तो x माइनस 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 माइनस 15x माइनस देखो 25, 15 2 जा 30, 15 5 जा 75। आ रहा है ना सेम फैक्टर? तो ये आ गया आपका x माइनस 25, और ये आ गया 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब या तो x की वैल्यू 25, या x की वैल्यू 15/4। 15/4 का मतलब समझो क्या हो गया? 15/4 का मतलब हो गया 4 3 जा 12 पॉइंट, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। अगर मैं इस वैल्यू को लेता हूँ, बट टाइम तो हो ही सकता है 3 आवर 75 मिनट जो भी है, तो ये तो x माइनस 10 है, तो नेगेटिव में चला जाएगा फिर। तो ये वाला केस आपका पॉसिबल नहीं है, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज विद दिस टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप विल बी नेगेटिव। समझ में आ गया? ये वैल्यू क्यों पॉसिबल नहीं है? तो नॉट पॉसिबल हो गया ये आपका। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 25। तो क्या कहोगे? देयरफॉर टाइम टेकन बाय टैप ए, इसको आपने x लिया था टू फिल द टैंक, वो कितना होगा? 25 आवर, एंड
टाइम टेकन बाय टैप बी, जिसको आपने लिया था x माइनस 10 15 आवर्स टू फिल द टैंक इंडिविजुअली, टू फिल द टैंक इंडिविजुअली। यही पूछा गया था ना आपसे, ये आपका क्वेश्चन था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये डायग्राम, समझ में आ गया? पूरे टैंक का मतलब क्या होता है? 1। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का पार्ट है। क्वेश्चन है आपका स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो देखो जनरली मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमेशा आपको इस थ्योरम की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, और ये आप इस पेपर में भी देख सकते हो। क्या है? स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn parallel to third side of a triangle, parallel to third side of a triangle, ठीक है, intersects the other two sides in distinct points, other two sides। तो ये जो other two sides है ये क्या होंगी? डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट है। देखो इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ये आपने ट्राइंगल ले लिया, so दिस इज द ट्राइंगल ए, बी और सी। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन, लेट दैट लाइन बी पी क्यू, लेट दैट लाइन बी पी क्यू। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो अगर मैं गिवन की बात करता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में क्या लिखोगे? अ ट्राइंगल ए बी सी, अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच डायरेक्टली क्या कहोगे? पी क्यू is parallel to BC, in which PQ is parallel to BC। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। To intersect the other two sides in distinct point, वो distinct point क्या है? P और Q। The other two sides are divided in the same ratio, the other two sides divided in the same ratio। यानी कि आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो दो साइड्स हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड होगी। मीन्स व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन। इसके लिए हमें क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे? ड्रॉ से QM, ड्रॉ QM। अब मेरा क्वेश्चन है ड्रॉ QM परपेंडिकुलर AP या AB? AB, वेरी गुड, AB एंड PN परपेंडिकुलर AC, वेरी गुड, AC। ये क्लियर हो गया? तो ये हो गया गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन थ्योरम, ऐसी की जाती है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ किस पर? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज, आ रहा हूं उस पर दीदी, सब्र तो करो। इसके बाद आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। इसके बाद क्या करना है आपको? प्रूफ। अब देखो आपको डिवाइड करना है इसको रेशियो में, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इक्वल टू क्या है? AQ अपॉन QC। अब इस कंस्ट्रक्शन में एक चीज आपको और करनी है, आपको इसको क्या करना है? ज्वाइन करना है। ज्वाइन PC, ज्वाइन PC एंड BQ, ज्वाइन PC एंड BQ। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो अब हम दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। पहले मैं लेफ्ट साइड से कंसीडर कर रहा हूं। इन ट्राइंगल APQ अपॉन BPQ। समझ में आ रही है मेरी बात? मैंने दो ट्राइंगल की बात की। मैंने क्या कहा? एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ। BPQ क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो हाफ बेस यहां पर क्या होगा? AP, हाइट क्या है? इस साइड पर हाइट क्या है आपकी? QM, तो आपने लिखा QM। कोई डाउट?
ऐसे बीपी क्यू में आ जाओ, हाफ। हाफ। बेस तो यही रहेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है उसका पूरा बेस यही है, तो इस ट्रायंगल का बेस भी यही वाली साइड होगी, दैट इज बीपी। और हाइट क्या है, क्यूएम, क्योंकि क्यूएम जो है पूरे एबी पर परपेंडिकुलर है। ये बात समझ में आ गई? यस। हाफ से हाफ कैंसिल, क्यूएम से क्यूएम कैंसिल, तो ये आपका आ गया विच इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू ए पी अपॉन बी पी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, लेकिन अब मैं राइट साइड की बात कर रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, ये क्लियर हो गया? ठीक है। अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू, सी पी क्यू, सी पी क्यू, अगेन हाफ। अब राइट साइड में देखो बेस क्या होगा, ए क्यू, और हाइट क्या होगी, पी एन, अपॉन हाफ बेस क्या होगा, क्यू सी, इंटू हाइट आपकी यही रहेगी क्योंकि पी एन जो है पूरे इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया आपका पी एन। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये रेशियो किसके इक्वल आ गया, ए क्यू अपॉन क्यू सी से। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपने कंसेप्ट स्टडी किया था, और वो कंसेप्ट क्या आपका, अब आप कैसे लिखोगे, वी नो दैट if two triangles या area of triangle we know that two triangle having same base and between same parallel lines are very good, are equal in area, ये बात समझ में आ रही है, are equal in area। आर इक्वल इन एरिया, ये क्लियर हो गया? तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल का सेम बेस है पी क्यू, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पी क्यू जो है बीसी के पैरेलल है। ठीक है, तो आप सेकंड इक्वेशन को देखो। नाउ इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, अब इक्वेशन 2 को कैसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, बी पी क्यू इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, से इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 1 and 3 देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, ए पी क्यू अपॉन बी पी क्यू, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी, तो क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, हैंस प्रूव्ड। एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट बी में आपको कहा जा रहा है, आपको इस तरह से फिगर गिवन है, ये हो गया आपका ए डी और सी। फिर अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ किस पॉइंट तक, बी पॉइंट तक, और ये आपका फिर इस तरह से लाइन जा रही है आपकी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ, ये आपकी गिवन फिगर है, राइट। इन द गिवन फिगर, तो ये हो गया गिवन क्या है, एंगल सी ई एफ, तो ये से एंगल 1 इक्वल टू एंगल सी एफ ई से एंगल 2, तो आपको गिवन है एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू एंगल सी एफ ई, जिसको हम कह सकते हैं दैट इज एज पर फिगर। आप फिगर में पहले मेंशन करना आपको एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। फिर कहा जा रहा है एफ इज द मिड पॉइंट, और क्या गिवन है, एफ इज द
of BC. F is the midpoint of BC. F is the midpoint of DC. That is, अब इसका क्या मतलब हुआ? DF is equal to FC. इसका मतलब ये हो गया DF is equal to FC. फिर आते हैं प्रूफ पर. What we have to prove? We have to prove that AB upon BD is equal to AE upon FT. AB upon BD is equal to AE upon FT. ये कहानी क्लियर है? ठीक है. अब इसको करने के लिए भैया पहले तो कंस्ट्रक्शन करो. ये ऐसे नहीं होगा प्रूफ. कंस्ट्रक्शन क्या करो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं. उस लाइन को ले लेते हैं DG. क्या ले लेते हैं? DG. तो लेट DG पैरेलल टू BE. लेट DG पैरेलल टू BE. लेट DG पैरेलल टू BE. ठीक है. अब देखो एक ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल को पकड़ते हैं पहले. ठीक है. नाउ इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE. ये कहानी क्लियर? ठीक है. अब हमने क्या कहा? DG इसके पैरेलल है. तो अब आपको जो प्रूफ करना वो क्या? AB. तो मैं यहाँ से AB ले लेता हूँ. AB अपॉन BD, यानी कि फुल पहले पूरा और फिर बिलो वाला पोर्शन. अब यहाँ से भी ऐसे लो, फुल क्या होगा? AE. देखो 1 2 3 चीज तो मिल गई आपको. नहीं, इसके हिसाब से कह रहा हूँ, 2 प्रूफ के हिसाब से 1 2 3 तो चिपका दिया हमने. ठीक है. अब बाकी क्या आ गया? GE. अब किसी तरह से अब सारा गेम जो है वो क्या है? GE को FD बनाने का. सारा गेम क्या है? GE को FD बनाने का. ठीक है. अच्छा जी. अब देखो, बिकॉज F is the midpoint of what? DC. F is the midpoint of DC. इसका मतलब ये हो गया कि मैं ये कह सकता हूँ कि DF अपॉन FC जो है आपका वो 1 के इक्वल होगा. DF अपॉन FC किसके इक्वल होगा? आपका 1 के इक्वल होगा. ये बात समझ में आ गई? ठीक है. DF अपॉन FC किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा. अब देखो ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट से आप ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो. मिड पॉइंट से अगर किसी भी ट्राइंगल में, नाउ इन ट्राइंगल DCG, ठीक है, इन ट्राइंगल DCG, कैन आई से दैट FE as F is the midpoint, as F is the midpoint, and भैया B इसके पैरेलल था तो ये भी तो इसके पैरेलल होगा. एंड FE पैरेलल टू DG, बिकॉज ये इसी का पार्ट है. अब किसी भी लाइन के मिड पॉइंट से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो जो थर्ड साइड के पैरेलल हो तो ये भी मिड पॉइंट होना चाहिए. देयरफॉर E इज द, या देयरफॉर की जगह लिखो देन, अगर ऐसा है तो देन E इज द मिड पॉइंट ऑफ CG. ये ट्राइंगल ये बन रहा है DCG. तो E इसका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा. रीजन क्या होगा? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. पढ़ा था आपने? ठीक है. चलो जी, ये भी मिड पॉइंट हो गया. इसका मतलब क्या हो गया? विच इम्प्लाइज CE इक्वल टू EG. यही हुआ ना. एंड विच इम्प्लाइज GE अपॉन EC. अगर मैं लिखूं तो ये भी 1 के इक्वल हुआ ना. से दैट GE इक्वल टू EC. कैन आई से दैट GE इक्वल टू EC. अब देखो क्या क्या हमारे पास आ चुका है अभी तक. एक आपने ये बनाया, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1 इक्वल टू FC. ठीक है. तो एक काम करते हैं ना, चलो इसको क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं. ठीक है. इसको क्या ले लेते हैं? 2. चलो जी. अच्छा अभी देखो, इन ट्राइंगल FEC. नाउ इन ट्राइंगल FEC आपको कहा गया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है. मैं राइट?
तो अगर दो एंगल इक्वल तो अपोजिट साइड भी इक्वल, साइड अपोजिट तो इक्वल एंगल आर इक्वल, तो सी एफ किसके इक्वल होगा या एफ सी किसके इक्वल होगा, विच इम्प्लाइज एफ सी जो है इसके अपोजिट एफ सी, इसके अपोजिट ई सी या सी ई, ये इसके इक्वल होगा। इसको ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड, इसको ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब हमें कहाँ तक पहुँचना है, एफ डी तक पहुँचना है। एक काम करो भाई, सर एंगल जो एंगल बी है उसके हाँ? ये तो समझ में नहीं आ रहा, डी को एफ डी कैसे बना? नहीं नहीं वो नहीं कह रहा मैं, पहले वो तुम्हें नहीं समझना तो मैं समझाता हूँ तुम्हें। पहले देखो ये आपका एक इक्वेशन बना है ना, यहाँ से काम करो, ये आपका एफ डी है, इसको एफ सी के इक्वल ले लो, तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2, हो गया इक्वेशन 2। इसको ले लो इक्वेशन 3, इक्वेशन हो गया 3, और ये हो गया इक्वेशन 4। अब ध्यान से देखो, अब फ्रॉम 2, 3 एंड 4, फ्रॉम 2, 3 एंड 4, ठीक है। जी को एफ डी तक लेके जाना है। जी किसके इक्वल है, ई सी के, ईसी के मैंने ईसी की प्लेस पे जी, ई सी किसके इक्वल है, एफ सी के, और एफ सी किसके इक्वल है, एफ डी के, बन गया। तो जी किसके इक्वल हो गया, जी इज इक्वल टू एफ डी। कहानी क्लियर? इसको इक्वेशन 5 तो यही कह रहा हूँ, आपको कुछ नहीं सोचना कैसे बनेगा, मैं बता रहा हूँ। पहले इक्वेशन क्लियर हो गई आपको सारी, हो गया ना, बस इसको आप यहाँ पे पुट कर दो। नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, तो लिखो जी ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई, जी की जगह क्या आ जाएगा, एफ डी। यही तो प्रूव करना था, यही हैंस प्रूव। हानि क्लियर? ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ। पहला मिड पॉइंट से एक इक्वेशन बन गई, दूसरा इसी कंसेप्ट को यूज करके एक इक्वेशन ये बन गई, तीसरा ये जो आपको गिवन था यहाँ से एक इक्वेशन बनी। जब तीनों को सम अप करोगे तब आपका जी जो है वो एफ डी के इक्वल आएगा। उठा के यहाँ चिपका दो और प्रूव कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 आवर में जो वाटर फ्लो कर रहा है वो कितनी लेंथ कवर कर रहा है, 15 किलोमीटर, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक पाइप है आपका, दिस इज द पाइप, ठीक है। इस पाइप से 1 घंटे में जो पानी फ्लो करता है वो कितना फ्लो करता है, 15 किलोमीटर। यानी कि 1 घंटे में अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो लेंथ कितनी, 15 किलोमीटर, ये ठीक है। इनटू अ की वाटर टैंक। अब ये जो पानी है आपका, ये जो पानी है वो किस में जा रहा है, एक टैंक में जा रहा है जिसकी शेप कैसी है, की बॉटल। मान लेते हैं ये वो टैंक है, ठीक है, विच इज 50 मीटर लॉन्ग। तो इसका एल कितना है, 50 मीटर, और ब्रेथ कितना है, 44 मीटर। और इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड राइज बाय 21 सेंटीमीटर। यानी कि वाटर का लेवल कहाँ तक चाहिए आपको, 21 सेंटीमीटर। तो ये इसकी हाइट होगी, ये इसकी क्या होगी, हाइट होगी। लेकिन ये 21 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, मीटर। तो आपके पास इसकी सारी डायमेंशन आ गई, आपके पास इसकी सारी डायमेंशन आ गई। फिर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर इफ द राइज इन वाटर लेवल इज टू बी अटेन्ड इन 1 आवर। कि ये जो लेवल है अगर आपको 1 आवर में अचीव करना हो तो इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए पानी की। अभी तो स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर है, अभी तो स्पीड ही है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर आप सिलेंडर पाइप की बात करो तो पाइप का डायमीटर कितना है, 14, तो रेडियस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो इसको भी किस में चेंज करोगे, मीटर में, तो ये हो जाएगा 7/100, तो क्या हो जाएगा जी, मीटर। सारा हो गया सही यूनिट में चेंज, ठीक है। लेंथ होगी इसकी हाइट, लेंथ क्या होगी इसकी, हाइट होगी, लेंथ यही है ना। अब ये आपको किलोमीटर में गिवन है तो लेंथ को भी किस में चेंज करोगे, मीटर में, तो ये हो गया 15,000 मीटर। ये क्या हो गया, 15,000 मीटर। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक। पहले यहाँ पे कुछ वॉल्यूम निकालो, क्या होता है जी, एल बी एच। एल कितना है, 50, बी कितना है, एच, तो करो जी इसको सॉल्व। 52 जा 462, तो ये आ गया 462 मीटर क्यूब, ये आ गया। क्या आप एग्री करते हो, ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा हुआ है आपने, वायर का जो सिलेंड्रिकल वायर होती है इसका ये वाले पार्ट को कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, तो क्या कहोगे? पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। पाई कितना? 22/7 आर कितना? 7/100 इंटू, ये कैंसिल, तो 7 2 जा 14, 7 ये हो गया 154/1 2 3 4 10,000 मीटर स्क्वायर। यही आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब अगर मैं आपसे वॉल्यूम ऑफ पाइप पूछूं, क्या पूछूं? वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच ही होता है ना वॉल्यूम ऑफ। तो पाई आर स्क्वायर तो निकाल ही चुके हो, इतना तो है ही आपके पास। 154/10,000 इंटू मैच कर दो 1 2 3, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपका 154 × 15/10 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ये भी आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हमसे पूछा गया था कि ये जो पाइप है इस स्पीड से पहले हम निकालते हैं। ठीक है, नाउ लेट cylindrical pipe, let cylindrical pipe fill this tank in PR, in PR। हमने मान लिया कि ये जो है इसको कितने आर में फिल करेगा? PR। ठीक है, तो वो T होगा क्या? अगर मैं आपसे पूछूं वो T की वैल्यू क्या होगी? बड़ी चीज क्या है? टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक किससे फिल हो रहा है? पाइप से, वॉल्यूम ऑफ पाइप। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? टी की वैल्यू आ जाएगी। तो कितने टाइम में ये इसको फिल करेगा इस स्पीड के हिसाब से? पहले तो ये देखते हैं कितने टाइम में फिल करेगा, इतना वाटर लेवल को राइज करने के लिए कितने टाइम में फिल करेगा इस स्पीड के हिसाब से। पहले ये स्पीड तो पता चले, फिर तो फाइनल आंसर देते हैं। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है जी आपका? 462। और वॉल्यूम ऑफ पाइप कितना है? 154 × 15/10 की क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकेट। तो ये हो जाएगा 462 × 10, 154 × 15। ठीक है जी, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 2। पहले यहाँ तक ठीक है, 77 तक यहाँ तक क्लियर है। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 होगा भैया, 2 1 जा 2 होगा, समझ रहा है? ठीक है, अब ये 11 से कट जाएगा। 2 + 1 3, 3 - 3 0, 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल। ये इसको 2 आवर्स में फिल कर देगा। ये इसको कितने आवर्स में? अगर इस स्पीड से जाते हैं, इस स्पीड से जाते हैं तो ये इसको 2 आवर्स में फिल कर रहा है, इस हाइट तक रेज करने। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर? नाउ टू फिल द टैंक, इन 1 आवर, स्पीड को डबल कर दो। टू फिल द टैंक इन 1 आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ वाटर ही पूछा गया ना आपसे। स्पीड ऑफ वाटर शुड बी भाई 15 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में 15 किलोमीटर पानी जा रहा है तो 2 घंटे में भर रहा है, तो स्पीड डबल कर दो। स्पीड ऑफ वाटर शुड बी कितनी होनी चाहिए? 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शनल क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप, तो से ये आपका क्या हो गया? कॉनिकल टॉप। और यहाँ क्या है आपका? सिलेंडर। यहाँ क्या है आपका? सिलेंडर। कुछ ऐसा है टेंट, ठीक है। फिर क्या करें? द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। पहले हाइट है, तो हाइट कितनी है इसकी? 3 मीटर। हाइट कितनी है इसकी? 3 मीटर। हाइट हो गया जी 3 मीटर। और उसके बाद रेडियस कितना है? 14 मीटर। तो रेडियस ले लो 14 मीटर। रेडियस कितना है? 14 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। फिर कहा जा रहा है टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13.5। टोटल हाइट
टोटल हाइट अगर आप देखो तो ये है 13.5 मीटर। तो इसका मतलब सिर्फ कोन की हाइट अगर हम देखें तो 10.5 मीटर। तो हाइट ऑफ कोन कितना हो गया 10.5। इसको हम h ले लेते हैं, इसको हम कैपिटल H ले लेते हैं क्योंकि ये बड़ी है हाइट। फॉर्मूले में ध्यान रखना है इस चीज़ का। ये 3 मीटर हो गया तो 10.5 मीटर। रेडियस तो इसका भी यही रहेगा, रेडियस तो इस कोन का यही रहेगा सेम 14 मीटर। ठीक है जी। फिर क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टैंक। पहले तो यही निकालो, एरिया ऑफ द कैनवस। एरिया ऑफ कैनवस क्या होगा जी, क्यों एरिया ऑफ कैनवस दो फिगर नहीं दिखाई दे रही आपको? यस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ये प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। भैया ये जब बनाओगे इसमें भी तो कपड़ा लगेगा, ये हवा में थोड़ा ना बन जाएगा सिलेंडर। वो कह रहा है नीचे सिलेंडर है ऊपर ये है, वो जो सिलेंडर है उसकी इतनी हाइट है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या पाई आर एल, एल ही नहीं है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। पूरी चीज़ें देते ही नहीं है, 2 पाई आर एच। निकालो जी इसको, पहले आधा अधूरा काम करते हैं, सब कुछ देना चाहिए। देखो जी, नाउ एल इक्वल टू क्या होगा, आपको कुछ सब कुछ दे देंगे फिर हम क्या करेंगे। तुमने वैसे भी कुछ नहीं करना, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर में क्या होगा कैपिटल एच स्क्वायर। अब देखो ये भी नहीं करोगे तुम। बताओ जी आर स्क्वायर कितना 14 स्क्वायर 10.5 स्क्वायर। अब ये होगा आपका 196। ये एक बार चेक कर लो, मेरे ख्याल से 110.25 110.25 110.25 196 110.25 5 2 6 10। विश्वास नहीं है भाई, ये हो गया 306.25। अब ये तो करें 306.25 हैं, हाँ 1 1 जा 1, 3 माइनस 1 हो गया 2। ये पूरा पेयर आ जाएगा, 1 का डबल कितना 2। अब इसको 7 पे ट्राई करो, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 18। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 7, ये हो गया जी 189। 16 माइनस 9 7 और 9 में से 8 गया 1। डेसिमल आ जाएगा, पूरा पेयर आ जाएगा। 17 का डबल कितना 34, 17 का डबल कितना 34। अब ये किस पर जाएगा 5 5 5 द 25 5 4 द 20 22 1725। क्या बात है, एग्जैक्टली 1725 और ये 0। तो L की जो वैल्यू है जो इतनी मेहनत से निकली है ये आपकी 17.5 मीटर। ये L आ गया आपका। अच्छा देखो अब ये आपका एरिया है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या L प्लस 2H। तो पाई कितना 22/7, R कितना 14, L 17.5 प्लस 2, H कितना है स्मॉल h 3। तो 7 2 जा 14, 22 2 जा 44 इंटू 17.5 और 6। तो ये होगा 23.5 23.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी 1034 नहीं सर, करो करने दो। 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 2 14, 4 2 जा 8 और 1 9। ये भी 049, ये हो गया 049 और 4 13 10340। डेसिमल है तो 1034, यानी कि 1034 मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया आ गया, एरिया टिल ना वो कितना आ गया 1034। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि जो कैनवस है आपका इसमें 26 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है आपको वो इसमें क्या करना है एक्स्ट्रा रखना है फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टेज। फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टेज, फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टेज, यानी कि इतना कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है आपको। तो टोटल एरिया ऑफ कैनवस कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ कैनवस, टोटल एरिया ऑफ कैनवस ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 1034। इसको A1 ले लेते हैं।
प्लस 26 आपका 1060 मीटर स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आपको निकालनी है कॉस्ट। नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस, तो क्या होगा? ये जो आपका एरिया A1 और जो आपको रेट गिवन है पर मीटर स्क्वायर का जो रेट है, ठीक है, तो A1 कितना हो गया आपका? तो ये हो जाएगा इक्वल टू ₹1060,500। तो जब मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा आपका 5,30,000 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? इज क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। अब पहले इसका टेबल बना लेते हैं। देखो आपको गिवन क्या है, ये कंटिन्यूटी में है ना, तो क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल क्या है आपकी 20 to 30, कहाँ तक है? 80 to 90 तक, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब FI, ये आपका P 15, 25, 20, Q 8, 10, Q 8 और 10, ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप? CF। तो जब आप CF निकालोगे तो फर्स्ट वैल्यू क्या? P, फिर P प्लस 15, फिर P प्लस 40, फिर P प्लस 60, 40 प्लस 20, P प्लस Q प्लस 60, P प्लस Q प्लस 60 प्लस 8 68, और P प्लस Q प्लस 78। और क्वेश्चन में ये आपको टोटल गिवन होगा 90, कितना है? 90, ये आपको गिवन, और क्वेश्चन में मीडियन आपको गिवन है 50। मीडियन की वैल्यू कितनी है? 50। ठीक है, आपको पहले तो P और Q निकालना है, पहले उतना काम करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है ये वैल्यू इसके इक्वल होती है। आप कहोगे हेयर P प्लस Q प्लस 78 इक्वल टू 90, इक्वल टू 90, तो P प्लस Q 90, ये कितना हो गया आपका? 12। तो आपके पास एक ही क्वेश्चन तो आ गई, आपके पास एक ही क्वेश्चन आ गई। ठीक है, अब आपको मीडियन गिवन है, मीडियन कितना है? 50। नाउ मीडियन इज इक्वल टू 50। अगर मीडियन 50 है तो मीडियन क्लास क्या होगी भाई? 50 कहाँ पर लाई करेगा? 50 to 60 हुआ ना, मीडियन क्लास क्या होगी आपकी? 50 to 60। तो मीडियन 50 है तो मीडियन क्लास क्या होगी? 50 to 60, दैट इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितनी होगी? 50। ठीक है, n/2 वो भी निकल जाएगा, 90/2 दैट इज 45। ठीक है, अब ये मीडियन क्लास है तो ये आपका क्या होगा? CF फॉर्मूले का, और ये क्या होगा आपका? F, क्या होगा? F। नाउ मीडियन मीन्स M, मीडियन का सिंबल होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मीडियन M। फॉर्मूला क्या होता है जी आपका? L प्लस, क्या होता है? L प्लस, तो ये हो गया L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L लोअर लिमिट कितनी है? 50, लोअर लिमिट कितनी है? 50 इंटू n/2 45 माइनस CF P प्लस 40 अपॉन F 20 इंटू H 10। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, और मीडियन की वैल्यू कितनी है आपकी? 50, तो ये भी कैंसिल। तो ये आपका देखो यहाँ पर ये कैंसिल होके 1 आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। 2 इंटू 1 कितना? 2 इक्वल टू 45 माइनस P माइनस 40, तो माइनस P को यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा P प्लस 2। 45 माइनस 40 कितना हो गया? 5। तो P की वैल्यू क्या होगी? 3। P की वैल्यू क्या होगी? 3। अब ये P की वैल्यू जो 3 आई है वो यहाँ पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 माइनस 3, तो Q कितना? 9। तो P और Q की वैल्यू तो आ गया, P कितना है आपका? 3, Q कितना आ गया? 9। यहाँ तक क्लियर? अब क्वेश्चन में कहा गया मोड निकालना है। अब सारी वैल्यूज देखने के बाद बताओ सबसे, ये यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन? कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है आपकी वो कितनी है? 25। इसका मतलब ये जो है आपकी ये वाली क्लास, ये क्या आपकी? मॉडल क्लास। ठीक है, हेयर मॉडल क्लास, मॉडल
क्लास इज व्हाट 40 to 50, मॉडल क्लास इज 40 to 50। तो इसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को क्या कहोगे f0, ये क्या हो गया f1 और ये क्या हो गया f2, क्या हो गया f2। तो अगर मॉडल क्लास मेरी 40 to 50 है तो मैं बोल सकता हूँ L मेरा 40, f0 15, f1 25, f2 20। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब बताओ जी मोड का फॉर्मूला क्या? L प्लस f1 f0 minus f2 into h। यही होता है। L कितना है आपका 40, ये हो गया 40, ठीक है। f1 कितना है आपका 25, तो f1 की जगह 25 रखो। f0 कितना है 15, 2f1 2 into 25 माइनस f0 15 माइनस f2 20 into h 10। ये क्लियर हो गया? अब क्या आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 40 प्लस 25 माइनस 15 10 50। ये कितना हो गया 50 और ये हो गया 35, तो 15, ये हो गया 15 इंटू में क्या हो गया 10। तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे। 40 प्लस 10 10 जा 100 बाई 15। अब 100 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 0। अब 20 को अगर आप 3 से करते हो तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 2 0 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा, तो उसको अप्रोक्सीमेट में क्या लिखोगे 40 प्लस 6.67 अप्रोक्स, कुछ ऐसे ही आएगा ना। 40 प्लस 6.67 अप्रोक्स, यही आएगा आपका। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 46.67 अप्रोक्स, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ आपका सेक्शन डी complete. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.